सीएमए इंटर पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में एक इंपॉर्टेंट एरिया है बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट में ये 3 चैप्टर्स छोड़ के चले जाते हैं, जबकि ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग एरिया है। मेरा जिस तरह से ये चैप्टर्स आपको क्लास में करवाया हुआ है, एकदम प्रिसाइजली, एकदम कंसाइजली, जितना आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है उतना ही थ्योरी अच्छे से आपके क्लास नोट्स में है। और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है, वो सारे क्वेश्चंस अपने बहुत प्रिसाइज तरीके से प्रैक्टिस किए हुए हैं, एकदम शॉर्ट में कवर किया हुआ है और आप इजीली इसमें 18 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये 3 चैप्टर्स मिला करके 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस, दैट इज 14 मार्क्स, एंड एमसीक्यूज में अराउंड 2 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स। तो अराउंड 18 मार्क्स इस एरिया से एक्सपेक्टेड है और बहुत कम टाइम में बहुत इफेक्टिवली इसको कवर किया जा सकता है। फिर भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता दूं, कैसे स्मार्टली ये चैप्टर कवर किया जा सकता है, वो अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग कंपनीज का। बैंकिंग कंपनीज में जो थ्योरी मेरा यहां पे आप लोगों को क्लास नोट्स में दिया हुआ है, उतना ही अगर आप कर लेते हो तो एनफ है। सम पॉइंट ऑफ व्यू से, सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, उसमें रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके बाद नॉन परफॉर्मिंग असेट्स और उसके ऊपर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो सबसे सिंपल और इजी क्वेश्चन आएगा। और ईसीजीसी डीआईसीजीसी, ईसीजीसी डीआईसीजीसी के केस में प्रोविजन कैसे बनता है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। ये 3 एरियाज आर इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड वाला जो कैलकुलेशन अपने को करना पड़ता है और कई बार जर्नल एंट्री भी पूछता है उसके ऊपर। फिर प्रोविजन वाला क्वेश्चन आपको दे देता है कि कौन से कैटेगरी ऑफ असेट में आपका कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, राइट, सब स्टैंडर्ड असेट कितना है, फिर डाउटफुल 0 to 1 कैटेगरी में कितना है, डाउटफुल 1 to 3 में कितना है, डाउटफुल मोर देन 3 इयर्स कितना है, उसमें सिक्योर्ड पोर्शन, अनसिक्योर्ड पोर्शन, राइट, एंड एक और ईसीजीसी डीआईसीजीसी कवरेज वाला। ये 3 आर द इंपॉर्टेंट एरियाज इन बैंकिंग कंपनीज, जिसमें से सबसे ज्यादा चांसेस है 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने का। इसके अलावा सर दूसरे टॉपिक से आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, बट हाँ चांसेस बहुत कम रहता है। जैसे बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन से आने का चांसेस बहुत कम रहता है। एक्सेप्टेंसेज एंड एंडोर्समेंट्स, इससे भी आने का चांसेस बहुत कम है। बट इसके ऊपर क्योंकि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखो आपको एक क्वेश्चन जरूर करके जाना चाहिए, बट हाँ इससे आने का चांसेस जनरली कम रहता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है। फिर बैलेंस शीट और पीएल का क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछता ही नहीं है, बट आई एम नॉट सेइंग कि कभी आ नहीं सकता है। कभी आएगा तो ज्यादा नंबर ऑफ मार्क्स लेकर के भी आ सकता है। सरप्राइज देना हुआ इंस्टीट्यूट को तो जरूर दे सकता है। तो आप एक काम कर सकते हो, बैलेंस शीट और पीएल वाले पोर्शन को, बैलेंस शीट और पीएल जो है बैंकिंग कंपनीज का, वो आप लास्ट में कर सकते हो, बाकी चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद कर सकते हो। उसमें भी आपको क्या करना चाहिए वो मैं बता देता हूं, कि आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए। बैलेंस शीट का जो फेस ऑफ द बैलेंस शीट है, ये फॉर्मेट बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। जब आप शेड्यूल 3 कर लेते हो तो ये आपको और ज्यादा ईजी लगता है। हाँ, बट यहां पर आपको स्केड्यूल नंबर एकदम लर्न होना चाहिए। यहां पे स्केड्यूल नंबर फिक्स है, मतलब कैपिटल का स्केड्यूल नंबर 1 ही होगा, डिपॉजिट्स का स्केड्यूल नंबर 3 ही होगा। ये स्केड्यूल नंबर फिक्स है, तो ये स्केड्यूल नंबर भी आपको पता होना चाहिए। बट फिर जब आप इसके स्केड्यूल्स में जाओगे तो स्केड्यूल्स के अंदर आपको एक एक आइटम पूरा लर्न करने का जरूरत नहीं है। 2 रीडिंग्स दे देना अच्छे से, और उसमें ऑर्डर में भी आपको लिखने का प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है। हालांकि आइडियली ऑर्डर में लिखा जाता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इंपॉर्टेंट। ये स्केड्यूल के अंदर का जो आइटम्स है वो आप ऑर्डर में नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, बट हाँ स्केड्यूल नंबर लर्न होना चाहिए। ये फेस ऑफ द बैलेंस शीट का फॉर्मेट इन ऑर्डर लर्न होना चाहिए एकदम अच्छे से। एकदम सेम फॉर पीएल। पीएल में तो सर 4 ही स्केड्यूल्स है, 13, 14, 15, 16, और ये भी फॉर्मेट सबसे इजी फॉर्मेट है। पीएल का फॉर्मेट भी आपको इजीली लर्न हो जाता है, ये आप जरूर करोगे। बट अगेन इसके अंदर का जो आइटम्स है, स्केड्यूल के अंदर का जो आइटम्स है, वो आइटम को लर्न करने का कोशिश मत करना। 2 रीडिंग्स, 2 गुड रीडिंग्स एंड विल बी एनफ। हाँ, अगर देखो पीएल के केस में ना, अगर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ही अगर अच्छे से स्केड्यूल के अंदर क्या ऑर्डर है वो अगर याद हो जाए, वो अगर पता चल जाए, तो हाफ द जॉब इज डन। इसको याद करने का अपने टेक्निक सीखे थे, पीआरपीए डीडीए एलपीआरआईओ, पीआरपीए डीडीए एलपीआरआईओ, बस इतना कर लेना। स्केड्यूल नंबर 16 में आपको 2-3 रीडिंग्स देना है आइटम्स का, और इस शॉर्टकट के थ्रू लर्न करने का, मेमोराइज करने का कोशिश करना है, और बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा।
और ये वाला काम भी, बैलेंस शीट पीएल वाला काम भी आप लास्ट में कर सकते हो। ऑल राइट, ये हुआ सर बैंकिंग कंपनीज का बात। अभी अपने बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज में भी अगेन जो मेरा क्लास नोट्स में आप लोगों को थ्योरी लिखवाया हुआ है दैट इज एनफ। उसी में से एग्जाम में आपको थ्योरी कुछ मिलने वाला है। एंड इसके अलावा न्यूमेरिकल्स के लिए जो आप क्वेश्चंस करोगे ये सब थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। पीआर एपीडीआरपी प्रोग्राम वगैरह। अकाउंटिंग फॉर डेप्रीशिएशन में सिर्फ एक कैलकुलेशन कुछ बाई चांस, उसमें भी एवरेज रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने वाला सम नहीं, जस्ट एडवांस अगेंस्ट डेप्रीशिएशन, दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट हाँ एग्जाम में आ सकता है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन उससे बन जाता है, इसलिए वो एक बार ट्राई कर लेना करने का। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद वर्किंग कैपिटल, उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें से आपको इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। बाकी सर इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो आप लास्ट में कर सकते हो, वो आप शेड्यूल 3 करते ही कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के केस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है वो पूरा शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में ही बनता है। तो आप शेड्यूल 3 जब कर लोगे तो उसमें जो एक क्वेश्चन अपना किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, वो आप आराम से इजीली मैनेज कर लोगे। जस्ट शेड्यूल 3 करते ही वो वाला क्वेश्चन करना, और वो भी लास्ट में आप कर सकते हो। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है। ऑलराइट, अब अपने बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज का। इंश्योरेंस कंपनीज में भी सेम ये जो थ्योरी आप लोगों को क्लास नोट्स में लिखवाया हुआ है दैट इज इनफ। उसी में से आपको एग्जाम में एमसीक्यूज में या ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो इसी में से पूछा जाने का चांसेस है। न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 5-6 टाइप का क्वेश्चंस बनता है न्यूमेरिकल्स में। एक है रेवेन्यू अकाउंट बनाने के लिए देता है, रेवेन्यू अकाउंट इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करके जाना, अच्छे से करके जाना। उसके बाद अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप जरूर से करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लेम्स, क्लेम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आपको क्लेम्स का कैलकुलेशन करने बोल देता है कि आउटस्टैंडिंग सर लास्ट ईयर का क्लेम था बट पेमेंट नहीं हुआ था, करंट ईयर में कितना क्लेम पेड है और करंट ईयर में कितना क्लेम आउटस्टैंडिंग रह गया, ये डिटेल दे देता है। फिर सर्वेयर एक्सपेंसेस और लीगल एक्सपेंसेस दे देता है। तो अपने को क्लेम का स्केड्यूल, ये सब रेवेन्यू अकाउंट से ही आ रहा है। अगर आपको रेवेन्यू अकाउंट क्लियर है तो आपको प्रीमियम अर्नड भी पता है और आपको क्लेम्स भी पता है। प्रीमियम अर्न में ही अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व भी क्लियर हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा रेवेन्यू अकाउंट से रिलेटेड एरियाज ही है जो इंपॉर्टेंट है, राइट। क्लेम से रिलेटेड, क्लेम का कैलकुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर नेट बेनिफिट पेड वाला जो सम है इससे रिलेटेड है ना, लाइफ एश्योरेंस फंड है। लाइफ एश्योरेंस फंड का क्वेश्चन आता है कि लास्ट में बताओ क्या फंड का बैलेंस होगा। बहुत सारा आइटम देता है जो अनएडजस्टेड होता है, जो अभी तक लाइफ एश्योरेंस फंड में कंसीडर नहीं हुआ है। आपको ओपनिंग लाइफ एश्योरेंस फंड का बैलेंस दे देता है, कुछ एडजस्टमेंट्स दे देता है और फिर बोलता है बताओ क्लोजिंग लाइफ एश्योरेंस फंड का बैलेंस क्या होगा। तो आपको कुछ इनकम होगा, कुछ एक्सपेंसेस होगा। इनकम को लाइफ एश्योरेंस फंड में ऐड कर देना है, एक्सपेंसेस को लाइफ एश्योरेंस फंड से लेस कर देना और क्लोजिंग बैलेंस लाइफ एश्योरेंस फंड का आ जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी जरूर से कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, एकदम टिपिकल टाइप का। अगेन वैल्यूएशन बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट भी आता है, इसी का पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि पॉलिसी होल्डर्स को कितना मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना मिलेगा, ये आपको एलोकेट करना पड़ता है। उसमें पॉलिसी होल्डर्स को देते समय ध्यान रहता है अपने को कि सर इंटरिम बोनस जो दे चुके हैं, ऑलरेडी जो दे चुके हैं, वो लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को जो पे करना है उसमें से माइनस होगा, राइट। ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय इंटरिम बोनस को पहले ऐड कर देते हैं, तो अपने पास टोटल प्रॉफिट आ जाता है। टोटल प्रॉफिट में से 95% पॉलिसी होल्डर्स को, 5% इक्विटी शेयर होल्डर को। 95% जो पॉलिसी होल्डर को देना है उसमें से इंटरिम बोनस तो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वो माइनस करके जो बचा हुआ बैलेंस है वो अपने बोलते हैं पे करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको अच्छे से जरूर कर लेना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। एंड इसके बाद बोनस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। बोनस का भी एक सिंपल सिंगल क्वेश्चन किया हुआ है, वो भी आप इंपॉर्टेंट ही मान के चलो, राइट। दीज आर द एरियाज जहां पे इंश्योरेंस का न्यूमेरिकल्स आता है। तो सर 6-7 टाइप्स का छोटा छोटा क्वेश्चन है। आपको देख के लगेगा नंबर ऑफ टॉपिक बहुत ज्यादा है, बट ये 6-7 टाइप्स का स्मॉल क्वेश्चन है, उसमें से ही एक क्वेश्चन आएगा। बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस मिला करके 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में
2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में एक्सपेक्टेड है, अराउंड 18 मार्क्स आपका कवर होता है, बहुत छोटे से एरिया में, बहुत इजी एरिया में, बहुत स्कोरिंग एरिया में। तो इसको जरूर से करना, कोई भी हालत में छोड़ के मत चले जाना।